बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जरा पिछले 100 साल की इस्लामी तारीख उठाकर देखें। आपको पता चलेगा कि इस्लामी दुनिया के हर उभरते हुए और ताकतवर लीडर को कुव्वत में आने से पहले ही कुछ खुफिया हाथ कत्ल करके या किसी और तरीके से रास्ते से हटा देते हैं। शाह फैसल इस्लामी दुनिया के इतने बड़े लीडर थे कि आज वो जिंदा होते तो वर्ल्ड बैंक मुसलमानों का होता और पूरा यूरोप और अमेरिका मुसलमान मुल्कों से कर्जे ले रहा होता, मगर एक साजिश के जरिए उन्हें कत्ल करवा दिया गया। शाह फैसल के वो कौन से 4 कारनामे थे जिनकी वजह से उन्हें कत्ल करना खुफिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी हो गया था? वो इक्तदार में कैसे आए थे? अमेरिका को उनसे खतरा क्या था? उनका कत्ल किया कैसे गया और उस वक्त हो क्या रहा था? और सबसे बढ़कर ये कि आज अगर शाह फैसल जिंदा होते तो इस्लामी दुनिया में क्या कुछ हो चुका होता। ये सब कुछ हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। हमारी आज की इस वीडियो में शाह फैसल के कत्ल की वो 4 हकीकी बातें मुकम्मल सबूतों के साथ बयान की जा रही हैं जिनकी वजह से उन्हें कत्ल करवाया गया। और हम ये बात दावे के साथ कर रहे हैं कि आज सान की तारीख में किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वजूहात सामने नहीं लाई गई। खुफिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल गेम्स और पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया के जवाल को समझने के लिए आपको 1950 से 1980 की दिहाई के 30 सालों में उभरने वाले इस्लामी दुनिया के लीडरों और उनकी मौत को समझना होगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया में कोई भी ऐसा लीडर नजर नहीं आता जो माजी के लीडर्स की तरह हो, लेकिन इन लीडर्स को हमेशा कत्ल कर दिया गया या उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। मिस्र में सदर जमाल अब्दुल नासिर सख्त किस्म के सेकुलर लीडर थे, मगर उन्होंने इसराइल पर हमला किया था और फिर उन्हें जहर देकर कत्ल कर दिया गया। फिलिस्तीन में यासिर अरफात इसराइलियों को सबक सिखाते रहे, लेकिन उन्हें भी जहर खौरानी के जरिए कत्ल कर दिया गया। लीबिया में मोअम्मर कज़ाफी को भी कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक को तैयारे हादसे के जरिए कत्ल किया गया। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और शाह फैसल को गोली मार के कत्ल किया गया। इस तरह बहुत से इस्लामी दुनिया के ऐसे लीडर हैं जिन्हें किसी न किसी तरह उभरने और आगे आने से रोक दिया गया। हम अपने इस चैनल के जरिए इस्लामी दुनिया के उन तमाम लीडर्स पर मालूमाती वीडियो जरूर शेयर करेंगे जिन्हें एक मकसद के तहत कत्ल किया गया। आज की ये वीडियो शाह फैसल के लिए मखसूस है। शाह फैसल को भी उसी खुफिया गिरोह ने कत्ल किया था जिनकी तादाद तो चंद सौ है, मगर अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी से लेकर सद्दाम हुसैन और मोहम्मद अल मुर्सी तक जो भी उनके रास्ते में आया उन्होंने उससे कत्ल करवाया। ये चंद सौ लोगों का एक ऐसा आलमी गिरोह है जो पूरी दुनिया की हुकूमतों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है, और ये इतना ताकतवर है कि यूट्यूब के किसी वीडियो में इसका नाम हो तो ऐसी वीडियो चल नहीं सकती। लिहाजा इस ग्रोह को हम यहाँ सीक्रेट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, और शाह फैसल की जिंदगी इन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ते लड़ते खत्म हुई। दरअसल शाह फैसल उनके मुस्तकबिल के इरादे और मंसूबों को पहचान गए थे और तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के टोटल मुस्तकबिल की साल की मंसूबाबंदी सीक्रेट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मंसूबों को सामने रख के करते थे। इसीलिए वो खुफिया ताकतें भी जान गईं कि ये शख्स कुछ अरसा मजीद जिंदा रहा तो ऐसे कारनामे कर जाएगा कि हमारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। ये वही ताकतें हैं जिनके मुतालिक लीबिया के कर्नल कज़ाफी ने अरब लीग के इजलास में खड़े होकर तमाम अरब लीडरों को खबरदार किया था कि एक दिन आएगा ये मुझे मार देंगे और फिर एक दिन और आएगा जब ये तुम्हें भी मार देंगे। शाह फैसल बहुत दूरअंदेश थे। वो मुसलमानों का मुस्तकबिल देख रहे थे और उन खामियों और कमजोरियों को भी जो इस्लामी ममालिक को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी में इन कमजोरियों का मुस्लिम उम्मा से खात्मा करने का इरादा कर लिया। एक बात यह भी याद रखें कि जिन मुसलमान मशहूर शख्सियात को खुफिया ताकतों ने कत्ल किया, उनके मरने के बाद भी उन ताकतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज भी आप इंटरनेट पर उन शख्सियात के मुतालिक रिसर्च करें तो गूगल आपको ऐसे सर्च रिजल्ट्स देता है जिनके जरिए उनके बारे में आपकी सोच ही तब्दील हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। शाह फैसल सन 1905 में सऊदी अरब के शहर रियाद में पैदा हुए। 1920 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वो हज्जाज के गवर्नर बने और अपने भाइयों से ज्यादा कामयाबी के साथ सूबा चलाया। वो इतने आला पाए के जंगजू थे कि बादशाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने यमन के खिलाफ जंग की क़यादत के लिए अपने बड़े बेटे सऊद की बजाय छोटे बेटे शाह फैसल का इंतखाब किया, और इससे पहले थोड़ी ही सी उम्र में उन्होंने हज्जाज की सरजमीन को भी फतह किया था।
उनकी काबिलियत इतनी आला थी कि यमन के खिलाफ जब उन्हें फौज की क़यादत मिली तो वो इलाके फतह करते करते यमन में हदीदा की बंदरगाह तक पहुंच गए और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। उनका विजन, उनकी अक्लमंदी और बातचीत की सलाहियत इतनी जबरदस्त थी कि जंग के बाद वो यमन के साथ सऊदी मफाद में एक मुआहिदा करने में भी कामयाब हो गए। और खुफिया ताकतें उस दौरान देख रही थीं कि जिस दिन ये बंदा सऊदी अरब का सरबराह बना हमें बहुत टफ टाइम देगा। खुफिया ताकतें देख रही थीं कि शाह फैसल 15 साल की उम्र से ही सऊदी सल्तनत चलाने के लिए वालिद का हाथ बटाते रहे हैं। वो जान गए थे कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि वो अकेले ही मुस्लिम वर्ल्ड को कामयाबी से कंट्रोल कर लेंगे। लिहाजा बचपन से ही वो खुफिया ताकतों की नजरों में थे। मौर्रिख कहते हैं कि शाह अब्दुल अजीज का असली गुरूर और हकीकी शनाख्त नौजवान शाह फैसल था और शाह फैसल पर वो अपने दूसरे बेटों की बनिस्बत ज्यादा भरोसा करते थे। अब्दुल अजीज अल सऊद की वफात के बाद शाह सऊद सऊदी अरब के बादशाह बने, मगर वो जंगजू फितरत के नहीं थे और उनमें हुकूमत चलाने की अहलियत भी वैसी नहीं थी। कहने को तो शाह फैसल अपने बड़े भाई शाह सऊद के वली अहद थे, लेकिन असल हुकूमत उन्हीं के पास थी। उन्हें शाह सऊद के अंदाजे हुक्मरानी से इख्तिलाफ था, लिहाजा शाह सऊद को उन्होंने इक़्तिदार से अलग किया और 1964 में खुद इक़्तिदार में आ गए। सऊदी अरब के उलमा और आले सऊद में शाह फैसल के हुकूमत में आने के खिलाफ तवील बहस छिड़ी। 7 शहजादे माजूल होने वाले बादशाह सऊद के साथ थे, बाकी ने फैसल का साथ दिया और उलमा ने भी शाह फैसल के हक में फतवा दे दिया। शाह अब्दुल अजीज ने शाह फैसल को उनके बचपन से ही ये बात सिखा दी थी कि रिफॉर्म्स को आहिस्ता आहिस्ता लागू करना है ताकि अवाम में रद्द अमल पैदा ना हो। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद फैसल ने सब कुछ बदल दिया और वो सऊदिया जो शाह अब्दुल अजीज के दौर में गुर्बत का शिकार हो चुका था, वही शाह फैसल की कुव्वत फैसला, एडमिनिस्ट्रेशन और हिकमत अमली की वजह से मालदार हो गया। उनका हुक्म था कि तेल की दौलत को अय्याशी पर नहीं बल्कि सऊदिया की तरक्की पर लगाना है। इसलिए उन्होंने शाही खानदान समेत अरब के बाअसर कबाइल की फजूल खर्चियों और अय्याशियों को रोकने के लिए बहुत सख्त इकदाम किए। एक बार उन्हें शहजादा फहद की फजूल खर्चियों के बारे में रिपोर्ट मिली तो उन्होंने शहजादा फहद को फौरन रियाद वापस बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो शाह फैसल हुकूमती ओहदेदारों के साथ मुलाकात में थे। उन्होंने शहजादा फहद को सजा के तौर पर 1 घंटे तक अपनी पीठ के पीछे कुर्सी के पीछे खड़े किए रखा। दरअसल वो एक बंदे को सजा देकर तमाम ओहदेदारों को ये पैगाम देना चाहते थे कि अगर एक शहजादे से पूछगछ हो सकती है तो तुम सब से भी होगी। और यहीं से शाह फैसल की खुफिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग शुरू होती है। वो इतने बड़े नजरियाती लीडर थे कि एक तरफ उन्होंने जमाल अब्दुल नासिर की अरब सेक्युलर कौम परस्ती के नजरिए को शिकस्त दी तो दूसरी तरफ मसला फलस्तीन को अरबों की बजाय पूरी उम्मत का मसला बनाया। उन्होंने मुसलमानों के अंदरूनी इख्तलाफात मिटाकर उन्हें मुत्तहिद भी कर दिया। चौथी बात ये कि उन्होंने मईशत के मामले में मुसलमानों को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। अपने कत्ल से कबल अपनी बादशाही के 12 साला दौर में उन्होंने खुफिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी ऐसी चोटें पहुंचाई कि उनके असरात आज तक खुफिया ताकतें नहीं भूली हैं। खुफिया ताकतों की सबसे बड़ी साजिश जो शाह फैसल ने नाकाम बनाई वो ये थी कि खुफिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अरबों को सेक्युलर बनाना चाहती थी, जिसके 2 बड़े मकसद थे। पहला ये कि तेल के जरिए जो दौलत अरबों ने हासिल की है वो दौलत उन्हें अयाशी पर लगाकर उनसे लूट ली जाए, और यही कुछ उन्होंने मुगल अंपायर के साथ भी किया था। मगर शाह फैसल ने कहा कि हम तरक्की जरूर करेंगे लेकिन इस्लाम की हदों के अंदर रहते हुए। उन्होंने औरतों की तालीम का बंदोबस्त करवाया और उस दौर के सऊदिया में ऐसे जदीद स्टेप्स लिए जिनका अरबों में तसव्वुर भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सऊदिया को अंदरूनी तरक्की तो दी लेकिन दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म का रास्ता भी अरब में रोक दिया। इस्लाम के खिलाफ ये इतनी खौफनाक साजिश थी जो उन्होंने नाकाम बनाई। खुफिया ताकतें जानती थी कि जो नजरिया मक्का और मदीना में राइज होगा वही मुस्लिम दुनिया में राइज होगा। इसलिए वो कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और दूसरे गैर इस्लामी नजरियात सऊदी अरब में फैलाने लगे। मकसद यही था कि जैसे तुर्की की सल्तनत टूट चुकी है तो अब पीछे अरब है, और अगर ये नजरियाती तौर पर तकसीम हो जाते हैं तो मुस्लिम दुनिया से इस्लाम खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मिट जाएगा। आप अंदाजा करें कि मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट आज जामिया अल अजहर मिस्र में है, और अगर सेक्युलरिज्म मिस्र में फैल जाता तो आज इस्लाम की रिसर्च में जामिया अल अजहर क्या किरदार अदा करता।
اور یہی منصوبہ تھا پورے کے پورے اسلام کو بگاڑ دینے کا۔ لیکن شاہ فیصل نے سعودی عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری مسلم ورلڈ کو ایک نظریہ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو ایک مکمل آئین ہے اور یہی ہمارا ریاستی نظریہ ہوگا۔ اس نظریاتی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فیصل کو فتح دی اور صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ تمام عرب ریاستیں شاہ فیصل کی باتوں اور کردار سے متاثر ہوئیں اور باقی تمام نظریات کو کک آؤٹ کر کے اسلامی نظریے پر آ گئیں۔ شاہ فیصل نے سیکرٹ اسٹیبلشمنٹ کو دوسری چوٹ پہنچائی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر۔ سیکرٹ ایجنسیاں مسلمانوں کو تقسیم کر کے لڑا رہی تھیں۔ شیعہ سنی کی بنیاد پر ہونے والی لڑائی کئی صدیوں سے جاری تھی۔ انہوں نے اس پر قابو پایا اور مسلمانوں کا اتحاد وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین سمجھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شیعہ سنی کی تقسیم پیدا کر کے خفیہ طاقتیں مسلمانوں کی تیل کی دولت لوٹ لیں گی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ایران کا دورہ کیا، اس کے بعد اردن، سوڈان، پاکستان، ترکی، مراکش، گنی، مالی اور تیونس کا دورہ کیا اور تمام مسلمان حکمرانوں کو بتایا کہ لڑو نہیں ورنہ یہ تمہارے وسائل پر قابض ہو جائیں گے۔ انہوں نے 1962 میں بننے والی مسلم ورلڈ لیگ کو بھی ایکٹیو کیا اور پھر اپریل سن 1965 میں حج کے موقع پر مسلم ورلڈ لیگ کا ایک بڑا اجتماع کروایا اور اس میں وعدہ کیا کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر اکٹھا کریں گے۔ اس سے تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایوانوں میں قیامت آ گئی اور وہ یہ سوچ کر پاگل ہو گئے کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تو انہیں آپس میں لڑا کر لوٹا کیسے جائے گا، انہیں اسلحہ کیسے بیچا جائے گا۔ وہ اگست 1966 میں ترکی گئے اور ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے۔ نہ صرف اس سے ترکی اور سعودی عرب قریب آئے بلکہ عربوں اور ترکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہوا اور جو عربوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں پر زخم لگے تھے ان کے بھرنے کا آغاز ہو گیا۔ شاہ فیصل نے انقرہ میں صاف اعلان کیا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اسلام ہے اور جو سازشیں دشمن ہمارے لیے کر رہا ہے اب وہ مزید کامیاب نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اب خفیہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شاہ فیصل کے قتل کی منصوبہ بندی کرے۔ خفیہ طاقتوں کا منصوبہ تھا کہ عربوں کے سینے سے یعنی خطہ عرب کے مرکز میں ایک ایسی ریاست بنائے جو ان سے ہمیشہ لڑتی رہے اور یہ ریاست تھی اسرائیل۔ شاہ فیصل نے فلسطین کے مسئلے کو پوری امت کا مسئلہ بنایا اور تمام مسلمان ممالک کو فلسطین کے مسئلے پر یوں اکٹھا کیا کہ سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ملک پاکستان بھی اس جنگ میں شریک ہو گیا اور پاکستانی پائلٹس نے عرب اسرائیل جنگوں میں جا کر ایک ایکٹیو کردار ادا کیا۔ جب عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی تو تمام اسلامی ممالک جان گئے کہ شاہ فیصل درست کہتے تھے، غیر مسلم طاقتیں ہمارے مقابلے پر ایک ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمان لیڈروں نے تمام اختلافات ختم کر کے ایک ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگست 1967 میں خرطوم میں عرب سربراہان کی کانفرنس ہوئی تو شاہ فیصل نے جمال عبد الناصر کو گلے لگا کر تمام مخالفانہ پالیسیاں نظر انداز کی اور مصر کی وسیع پیمانے پر مالی امداد بھی کی۔ اگست 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی تو عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقف کی صداقت کا یقین ہو گیا اور وہ ایکٹیولی ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور یوں ستمبر 1969 میں رباط مراکش میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی پہلی کانفرنس ہوئی۔ یہ شاہ فیصل کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے فلسطین پر امت کو متحد کر لیا اور اس کے بعد یہ اسلام کے ہیرو بنے۔ بعد میں بھٹو اور قذافی نے بھی ان کے ساتھ مل کر اتحاد کی ایک مثلث تیار کی۔ شاہ فیصل کا اسلامی معاشی بلاک بنانے کا نظریہ خفیہ طاقتوں کے مفادات پر چوتھی اور سب سے کاری ضرب تھی اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو مسلمانوں کا اپنا ورلڈ بینک ہوتا اور یورپ تمام مسلمانوں کا مقروض ہوتا۔ انہوں نے مسلمان لیڈروں کو سمجھایا کہ تیل اور سونے کی دولت ہمارے پاس ہے، ہم امریکہ اور یورپ کے محتاج نہیں بلکہ یہ ہمارے محتاج ہیں، اور اگر ہم اپنے وسائل اور دولت کا صحیح استعمال کر لیں تو ایک مرتبہ پھر دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے۔ اپنے اس منصوبے کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت کیا جب عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے انہوں نے امریکیوں کا تیل بند کر دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ اور امریکہ میں معاشی قیامت آ گئی اور امریکہ کو سپر پاور بننے کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
खुफिया ताकतों को यह भी पता लग गया कि अब मुसलमानों को अपनी असल कुव्वत का अंदाजा हो गया है और ये मुत्तहिद हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें अपनी माशी ताकत का भी पता चल गया है और उन्हें यह भी पता चल गया है कि हम दरअसल कमजोर हैं और ये सब कुछ शाह फैसल की वजह से हो रहा था। लिहाजा फाइनल फैसला हो गया उन्हें रास्ते से हटाने का। मशहूर यहूदी अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को उन दिनों जब शाह फैसल से मुलाकात करनी पड़ी तो 3 दिन तक शाह फैसल ने उससे इंतजार करवाया। 3 दिन के इंतजार के बाद जब वो शाह फैसल से मिला तो शाह फैसल रियाद के तपते सहरा में खैमा लगाए बैठे थे और उन्होंने खैमे में खजूर और ऊंटनी का दूध भी अपने साथ रखा हुआ था। और यही वो वक्त था जब उन्होंने वो जुमला कहा जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अरब अगर तेल के इन कुओं की हिफाजत ना कर सके तो अपने हाथों से इनको आग लगा देंगे। हम सहरा में ऊंट के दूध और खजूर की तरफ वापस चले जाएंगे, मगर सऊदियों और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस वापस चाहिए बस। उस मर्द कलंदर का ये दरवेशाना अंदाज देखकर हेनरी किसिंजर ने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि ये बंदा जिंदा रहा तो अमेरिका क्या, दुनिया का कोई और भी मुल्क सुपर पावर तो क्या एक आम ताकत भी नहीं बन सकेगा। लिहाजा उसके बाद शाह फैसल के कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और फिर 25 मार्च 1975 को उनके भतीजे ने शाही दरबार में गोली मारकर उन्हें कत्ल कर दिया।